हाय व्यूअर्स, दिस इज सादिया खान एंड यू आर वाचिंग GNTV। आज हम हदूद ऑर्डिनेंसेस 1979 का थर्ड टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ द जिना ऑर्डिनेंस 1979, obviously promulgated by General Ziaul Haq as a part of Islamization process of General Ziaul Haq. So now what is zina? Zina is the Arabic word and unlawful sexual intercourse includes adultery and fornication. Adultery term married के लिए यूज़ होती है जबकि fornication unmarried के लिए यूज़ होती है. Obviously, zina is haram, and punishment for unmarried is 100 stripes, and for married is stoning to death with no discrimination of gender. ये इसलिए कि यार आप मेरिड होके ऐसा काम कर रहे हो तो आपको शर्म आनी चाहिए, तुमको उनको रजम की सज़ा दी जाएगी. And for slaves, punishment is half of the freeman, applicable to only those crimes in which it is possible to half the punishment, right? एंड हद के साथ कुछ केसेस में ताज़ीर पनिशमेंट भी दी जाती है, यानी दोनों पनिशमेंट साथ दी जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स. और एविडेंसेस का क्या सीन है इसमें? एविडेंसेस जो एक्सेप्ट की जाते हैं वो टेस्टिमनी है, यानी 4 गवाह, और कन्फेशन यानी आप कन्फेस कर लें कि हाँ भाई मैंने ऐसा काम कर लिया है. और ऑब्वियसली हदूद लॉज या ऑफेंसेस में और इन हदूद ऑर्डिनेंसेस में भी मेडिकल एविडेंसेस एक्सेप्ट नहीं होते या फिर साइंस बेस्ड एविडेंसेस एक्सेप्ट नहीं होते. और इसमें कन्फेशन जो एक्सेप्ट होगा वो विदाउट कंपल्शन, दैट मस्ट बी वेड वॉलंटियरली, यानी प्रेशर और फोर्स के बगैर जो कन्फेस किया जाए वो कन्फेशन होगा. मतलब आपके किसी चीज़ का दबाव ना हो, कोई आपसे ज़बरदस्ती कन्फेस करवा रहा है. और जो टेस्टिमनी होगी ना वो 4 विटनेसेस, मेल विटनेसेस रिक्वायर होंगे. इसमें फ़ीमेल की गवाही एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. और विटनेस जो होंगे मस्ट बी आदिल एंड मस्ट बी एडल्ट, माइनर नहीं होने चाहिए. एंड वो माइनर सिंस जो है वो परसिस्टेंटली कमिट ना करते हो और वंस इन अ लाइफ उन्होंने मेजर कोई भी सिन ना किया हो तो उनको हम विटनेस मानेंगे. और अगर कोई ऐसी चीज़, एनी एक्ट अदर देन द सेक्शुअल इंटरकोर्स इज़ नॉट अंडर हदूद ऑर्डिनेंस, किसी से बदतमीज़ी कर ली, किसी के साथ कुछ और कर लिया, तो हदूद और इस हदूद ऑर्डिनेंस के नीचे फॉल नहीं करेगा. एनीथिंग अदर देन जिना और पेनिट्रेशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट, राइट? एंड वैसे इट इज़ नियर इम्पॉसिबल टू गिव टेस्टिमनी फॉर जिना बिकॉज यू हैव टू बी आई विटनेस ऑफ पेनिट्रेशन. तो ज़ाहिर कोई आपके सामने तो नहीं करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ समवन सा ए एंड बी गोइंग इन टू रूम एंड लॉक दम सेल्फ इन अ रूम, this does not fall under this category because this does not count as the eyewitness, right? हो गया. एंड अगर ड्यूरिंग ट्रायल 4 में से 3 बंदे हो जाते हैं विटनेस, मतलब जो टेस्टिमनी देने वाले बंदे हैं वो 4 में से 3 हो गए हैं तो एक बंदा नहीं गवाही दे रहा, तो जो 3 बंदे होंगे उन पे कस फॉल करेगी. कस क्या होती है? दैट इज़ द फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एडल्ट्री. कस का जो पूरा टॉपिक मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था, आप वो देख लें. तो ये 3 बंदे गवाही नहीं दे रहे हैं तो इन पे कस की जो है वो हद लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है. और जो विटनेस होगा ना उसको हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर लेंगे गवाही देने से अंडर तस्कियतुल शहूद. तस्कियतुल शहूद इज़ अ फेक टर्म, राइट? हो गया. नाउ पनिशमेंट फॉर फ्रॉम कुरान, दैट इज़ सूरा नूर वर्स नंबर 2. ये क्या कहती है कि वो मर्द और औरतें जो कि फॉर्निकेशन और एडल्ट्री के गिल्टी हैं उनको सज़ा दो 100 स्ट्राइप्स की. सो ये इससे साबित हो गया. देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन पनिशमेंट ऑफ रजम, दैट इज़ स्टोनिंग टिल डेथ, बट नॉट ऑन द स्ट्राइप्स. स्ट्राइप्स वाली पनिशमेंट पे सब मुत्तफ़िक हैं, सारे स्कॉलर्स मुत्तफ़िक हैं, लेकिन जो रजम वाली चीज़ है, रजम वाली सज़ा है, उस पर सब मुत्तफ़िक नहीं है, सबके डिफरेंट ओपिनियंस हैं, राइट? हो गया. And pregnancy is not an evidence of zina. Pregnancy is an evidence of consent according to this ordinance. Right, हो गया. And if a woman conceives due to zina and later delivers a child, that child will be illegitimate. So the child of zina is illegitimate. तो उस केस में जो है वो चाइल्ड जो है वो
नाजायज़ होगा। फॉर लेजिटिमेसी द टाइम ऑफ कंसेप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नॉट द टाइम ऑफ द बर्थ। टाइम ऑफ कंसेप्शन यानी उसने कंसीव कब किया वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू टाइम ऑफ द बर्थ। अच्छा, वेस्टर्न कंसेप्ट की अगर बात करें, वेस्टर्न कंसेप्ट में इफ़ पेरेंट्स गेट मैरिड एट एनी पॉइंट ऑफ प्रेगनेंसी देयर चाइल्ड बिकम लेजिटिमेट। किसी भी पॉइंट पर उनके 1 महीने बाद भी हो जाए तो उसको लेजिटिमेट कंसिडर किया जाएगा। राइट हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द प्रेगनेंसी पीरियड एंड गेस्टेशन पीरियड। सो प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो मिनिमम 6 मंथ है। अगर 6 मंथ बाद चाइल्ड हो जाता है तो उसको लेजिटिमेट यानी जायज़ करार दिया जाएगा। जबकि पीरियड ऑफ गेस्टेशन जो मैक्सिमम है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू इमाम मालिक अप टू 5 ईयर है, और अकॉर्डिंग टू हनफीज इट इज़ 2 years, एंड अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ इट्स 2 year. And if a child is born after 6 month of nikah, he will be declared legitimate. 6 महीने बाद पैदा हो गया तो उसको जायज़ करार देंगे। That is the final. नाउ अगर हम केसेस की तरफ जाएं तो हमीदा बेगम वर्सेस मुराद बेगम केस, इसमें क्या हुआ था कि द चाइल्ड वाज बर्न आफ्टर द 4 month ऑफ निका। सो कोर्ट ने डिक्लेयर किया था, उसको लेजिटिमेट डिक्लेयर किया था। राइट हो गया। और एक और केस है कि रोशनी देसाई वर्सेस स्टेट, इसमें फेडरल शरीयत कोर्ट ने जो है वो रिव्यूड दी सेक्शंस, ये जो ऑर्डिनेंस हमारी इसके सेक्शन रिव्यूड किए, एंड देन दे गेव द ओपिनियन, दे गेव द जजमेंट दैट फादर शुड बी गिवन द ड्यूटी टू रेज एंड मेंटेन द चाइल्ड। ये हमारा सेकंड केस हो गया। वैसे ये होता है कि इलेजिटिमेट जो चाइल्ड होता है, नाजायज़ बच्चा जो होता है, इज़ नो राइट्स एंड ड्यूटीज़ टूवर्ड्स इट्स बायोलॉजिकल फादर। स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेजिटिमेट चाइल्ड। स्टेट उस नाजायज़ बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक हो गया। और एक और चीज़ ये है कि जो अगर औरत है, अगर उसको डिवोर्स हो गई है या फिर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो दैट वुमेन मस्ट हैव डिक्लेयर्ड हर प्रेगनेंसी। उसको अपनी प्रेगनेंसी ज़रूर डिक्लेयर करनी चाहिए। क्यों? ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ऐसा कुछ ना करें जिससे लोग आपको गलत समझे। आपको तो पता है आप ठीक हैं, लेकिन आपका करैक्टर जो है वो किसी के आंखों में शक का बाहिस नहीं बनना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू उस औरत को मस्ट डिक्लेयर करना चाहिए। राइट हो गया। एंड इफ़ द पनिशमेंट ऑफ ज़िना जो है वो अगर आ जाए और औरत उस टाइम उस समय प्रेग्नेंट हो, तो उसमें क्या होगा, इट विल बी प्रोलॉन्ग टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो बर्थ ऑफ द चाइल्ड तक उसको रोक देंगे। एंड इफ़ शी डिक्लेयर्स दैट शी विशेस और शी वांट्स टू ब्रेस्ट फीड, देन इट विल बी प्रोलॉन्ग टिल शी इज़ डन ब्रेस्ट फीडिंग। राइट हो गया। तो 2 साल तक उसकी जो है उस सज़ा को रोक दिया जाएगा और उसके बाद उसको सज़ा दी जाएगी। वैसे अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हदूद ऑर्डिनेंसेस अप्लाई नहीं होती हैं। आप जितने केसेस उठा के देख लें, जैसा कि अब लियान का तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था अपने लास्ट लेक्चर में। तो लियान का कोई भी केस जो है पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुआ, मतलब उसमें कोई भी ऐसा केस नहीं है। तो प्रैक्टिकली ये अप्लाई नहीं होते हैं ज़्यादातर। और जो कोड़े मारे जाते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है, किस तरह से मारे जाएं, उनका क्या तरीका है। सो एजेस मस्ट नॉट बी शार्प, नॉट टू पावरफुल। जैसे पुलिस वाले बड़ी बड़ी वो लेदर की चीज़ें ला के मार रहे होते हैं, इधरों मारो उधरों मारो, भाई इसको मार ही दो तुम सिरों से। तो नॉट टू पावरफुल, राइट। एंड द मेन पर्पज इज़ नॉट पेन बट डेटरेंस। मेन पर्पस पेन नहीं है बट डेटरेंस, उनको डर दिलाना है कि अगली दफ़ा ऐसा काम नहीं करना। एंड नॉट एट वन प्लेस, स्प्रेड ओवर द बॉडी। ये नहीं है कि एक ही जगह मारे जाओ यार पागलों की तरह, स्प्रेड ओवर द बॉडी, ठीक है, हर स्पॉट पे। एंड अगर रेप की बात किया जाए तो रेप आप सबको ही पता है कि रेप क्या होता है, कि फोर्सफुली जो है टू इंटरकोर्स विद समवन,
राइट, तो उसको हम रेप की कैटेगरी में लाते हैं। लेकिन कुरान एंड सुन्ना आर साइलेंट अबाउट द रेप, थस वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बिकॉज कुरान एंड सुन्ना खामोश है तो हमारे इस पर डिफरेंट स्कॉलर्स के ओपिनियन है। सम स्कॉलर्स से दैट इट इज़ द सब कैटेगरी ऑफ जिना बिकॉज द डिफरेंस ऑफ कंसेंट ऑफ द डिफरेंस इज़ द कंसेंट ऑफ द पार्टीज़, सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी तो वही चीज़ आ जाती है। And the process will be same as of zina. So it become near impossible to punish the accused. तो ये बात हो गई। एंड अगर हम देखें तो जो जिना ऑर्डिनेंस है ना, तो इसमें रेप वाज नॉट अ पार्ट ऑफ जिना ऑर्डिनेंस, इसमें इस चीज़ का कोई जिक्र ही नहीं है सिरे से। और इसमें और ये ऑर्डिनेंस जो 1979 में आई, ये 2006 तक ये ऑर्डिनेंस चलती है, उसमें रेप का कोई जिक्र ही नहीं है। इंस्टीड ऑफ रैपिस्ट द विक्टिम वाज गिवन द पनिशमेंट ऑफ कर्ज। अगर कोई औरत जाके बोलती थी कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो उसको बोलते थे कि ये कन्फेस कर रही है, कि उसको जो है उसको पनिशमेंट कस्ब की दी जाती थी, और कस की पनिशमेंट दी जाती थी कि इसने जो है किसी पे इल्ज़ाम लगाया है, या फिर उसको ये पनिशमेंट दी जाती थी कि इसने ज़िना किया है। सो इसमें ऐसे होता था, राइट। एंड अदर स्कॉलर्स कंसिडर इट टू बी अ पार्ट ऑफ हराबा। हराबा जो है वो हाईवे रॉबरी और थेफ्ट ऑफेंसेस में है। हराबा जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि वो क्या होता है, मतलब एक्सप्लेन करके बताऊंगी, राइट। And another opinion of scholar is that rape is the tazir offense. So 1979 से 2006 तक देखें तो जनरल ज़ियाउल हक साहब की सो कॉल्ड जिना ऑर्डिनेंस चलती गई, वोमेंस के साथ ज़्यादती होती गई, करेक्टर असैसिनेशन उनकी की गई, लाइक थाउजेंड ऑफ वोमेंस वर जेल्ड विदाउट एक्चुअली गिल्टी। लाइक कितने दुख और अफसोस की बात है, इतने सालों तक पाकिस्तान में और कोई लॉ नहीं बना, वही लॉ चलता रहा और ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती गई, और उनके रेप को जिना में कन्वर्ट किया गया, उनके रेप को कस्ब में कन्वर्ट कर दिया गया। सो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, थैंक गॉड, अल्लाह जी आपका बहुत शुक्र है कि इनको भी कुछ नज़र आया, और 2006 में वुमेंस प्रोटेक्शन बिल 2006 आया, और उसके तहत जो है वो उसमें ऑर्डिनेंस में कुछ अमेंडमेंट्स की गई, उसमें रेप को मद्देनज़र रखा गया, रेप लॉ जो है वो लाया गया। सो पाकिस्तान नेशनल असम्बली पास द वुमेंस प्रोटेक्शन बिल ऑन नवंबर 15, 2006, अमेंडिंग प्रोविजंस इन द शरिया बेस्ड हदूद ऑर्डिनेंस ऑन रेप and sex outside marriage, despite the advice of President Musharraf and PM Shaukat Aziz for all Pakistan Muslim League members to support the bill. उस टाइम जो थे हमारे प्रेसिडेंट थे जी जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, और प्राइम मिनिस्टर जो थे वो हमारे शौकत अजीज़ थे। द बिल इज़ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड द इम्प्रूविंग द लीगल राइट्स ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट स्टेप है, बहुत ज़्यादा वुमेंस के राइट को सामने लाया गया। सो फाइनली क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है पास द वुमेन प्रोटेक्शन बिल अमेंडिंग द ऑप्रेसिव रेप एंड एडल्ट्री प्रोविजन ऑफ द हदूद ऑर्डिनेंस, और उनको उन्होंने अमेंड कर दिया। सो इसका मेन पर्पस क्या था कि जो चार्ज ऑफ रेप जो है ना, उसको जो है वो जिना की कैटेगरी में अब नहीं लाया जाता था, ठीक है। इस ऑर्डिनेंस के इस बिल के तहत मतलब ऑर्डिनेंस को अमेंड कर दिया गया, और अब औरतों पे ये नहीं था कि उनके रेप को जो है वो ज़िना में कन्वर्ट कर दिया गया। सो इसका मेन पर्पस तो यही चीज़ थी। एंड आल्सो इट इंक्लूड्स द प्रोसीजरल रिफॉर्म्स सच एज ट्रांसफरिंग जुरिस्डिक्शन फॉर रेप केसेस फ्रॉम रिलीजियस टू सिविल कोर्ट्स। दैट्स ग्रेट। मतलब कि जो उनकी जुरिस्डिक्शन है वो रेप केसेस की जुरिस्डिक्शन रिलीजियस कोर्ट से सिविल कोर्ट्स को दी गई, राइट हो गया। और
इस पे आप जो है डॉन का एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है 22 मई 2011 का, वो आप रीड कर लें तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी उससे समझ आ जाएगी। एंड पीपीसी का जो सेक्शन ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 375 जो है इस चीज़ को डील करता है, दैट इंक्लूड्स नॉट ओनली फोर्सिंग अ वुमन बट आल्सो मेकिंग हर एग्री अंडर अ फियर। इट आल्सो इंक्लूड्स इंटरकोर्स विद द वुमन अंडर द एज ऑफ द 16। और जो सेक्शन 376 है वो डील करता है इसकी पनिशमेंट को, दैट इज़ डेथ और इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस दैन 10 ईयर्स एंड अप टू 25 ईयर्स। 10 साल से उसकी सज़ा कम नहीं होगी और 25 ईयर्स तक होगी, अप टू 25 ईयर्स, या फिर उसको डेथ दी जाएगी। और अगर गैंग रेप का सीन आ जाता है तो जनाब उसको डेथ तो लाजमी दी जाएगी, अगर नहीं तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी जाएगी कि उसको सारी ज़िंदगी के लिए कैद में रहना पड़ेगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच जनाब।